अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने कनाडा की पीआर की पूरी टाइमलाइन शेयर करने वाला हूँ। जो जो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है सीआईसी कनाडा के साथ वो आपको सारी मैं दिखाऊंगा। मतलब कि मेरी टाइमलाइन में जितने भी लेटर्स मुझे रिसीव हुए वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इससे एक तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कनाडा की पीआर हासिल करने में लगभग कितना वक्त लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एप्लीकेशन टाइम्स। सेकेंडली आपको ये आइडिया होगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या क्या चीज़ मांगी जाती है एक बार जब आप अप्लाई कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पर आपको ओवरऑल ही कनाडा के पीआर का प्रोसेस काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। ये इस वजह से मैं समझता हूँ बड़े कंटेक्स्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लेटली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 2023 टू 2025 तकरीबन 5 लाख इमिग्रेंट्स को कनाडा की पीआर दी जाएगी। तो दुनिया भर से बहुत लोग अप्लाई करने वाले हैं कनाडा की पीआर के लिए। तो चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, चाहे इंडिया से अप्लाई करते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, चाहे खुद से या कंसल्टेंट के थ्रू, एक्सपेक्ट कीजिए कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस सीआईसी या आईआरसीसी की मेरे साथ हुई है वो आपके साथ भी होगी। तो क्या क्या होता है कनाडा की पीआर के प्रोसेस में, क्या क्या मांगा जाता है, चलिए टाइमलाइंस के साथ सारे लेटर्स देखते हैं। नाजरीन, जब आप अप्लाई करते हैं और आपने एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी पे कर दी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए होते हैं, सबसे पहले आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता है जो मुझे रिसीव हुआ था 16 जनवरी 2018 को, जिसमें ये बताया गया था कि आपकी एप्लीकेशन हम तक पहुंच चुकी है और अब हम आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे फर्दर क्या करना है। इस पूरे में बेसिकली यही कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 जनवरी को मुझे ये लेटर रिसीव हुआ जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि 16 जनवरी को हमने आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया था और आपकी फ़ाइल एक क्रिएट कर दी थी और अब हम रिव्यू कर रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं। अगर करती होगी तो हम आपका केस प्रोसेस करेंगे, वरना आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और आपने अभी तक जो फ़ीस पे की है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और बाकी इस लेटर में ये बताया गया कि अगर आपकी कोई भी सिचुएशन चेंज होती है, यानी कि मैंने एज ए सिंगल अप्लाई किया था तो उन्होंने बताया था कि अगर आप शादी कर लेते हो या अपनी जगह चेंज कर लेते हो या आपकी जॉब चेंज होती है या आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट और काम होता है तो आपकी जिम्मेदारी है हमें अपडेट करना। व्यूअर्स, फिर मेरी शादी हो गई थी, मैंने इनको अपडेट किया था, तो उसके बाद मुझे ये लेटर रिसीव हुआ था 22 फरवरी 2018 को, जिसमें बताया गया था कि अब आपकी वाइफ को एज ए डिपेंडेंट हम आपकी एप्लीकेशन में शामिल करेंगे। उसके लिए आपको एक तो 550 कैनेडियन डॉलर्स पे करने हैं, उसके लिए मुझे इन्होंने लिंक दिया। इसके अलावा मुझे कहा कि वाइफ का भी शेड्यूल ए बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके अपलोड करूँ, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेवल्स अपलोड करूँ वाइफ का, उसके अलावा वाइफ का पासपोर्ट अपलोड करूँ, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, मेडिकल वाइफ का उस वक्त हुआ था वो भी इन्होंने मांगा था, और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि कहाँ पर आपने मेडिकल्स करवाने हैं। और ये सारी चीज़ें तकरीबन इन्होंने 30 डेज हमें दिए थे अपलोड करने के लिए, और ये बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है तो उसकी कंपनीड ट्रांसलेशंस के साथ मैं भेजूँ इंग्लिश या फ्रेंच में। 8 मार्च को मुझे ये लेटर रिसीव हुआ, यानी 28 मार्च 2018, जिसमें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि अब मैं एक कैंडिडेट हूँ इमिग्रेशन टू कनाडा के लिए, और मुझे एक जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे वहाँ पर जॉब ढूंढी जा सकती है। उसके लिए वेबसाइट में भी रिसोर्सेज बताई गई और कुछ मज़ीद वेबसाइट्स की तरफ डायरेक्ट किया गया। ये बताया गया कि कनाडा में जॉब हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए हो सकती हैं, डिग्री, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आप रेडी रखें। ये कुछ जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस थी। तो ये मुझे रिसीव हुआ था 28 मार्च 2018 को। उसके बाद ये लेटर मुझे 5 जुलाई 2018 को रिसीव हुआ था, और दिस वाज द मोस्ट डिमांडिंग लेटर। अभी तक जितने लेटर्स मुझे रिसीव हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल यही था, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें मांगी गई थी। एक तो मुझे राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी 980 कैनेडियन डॉलर्स पे करने थे। सेकेंडली इन्होंने मुझसे मेरा निकाहनामा मांगा था। तीसरे नंबर पर मैंने जितने एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया था उनका प्रूफ इन्होंने मांगा था, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और लेटेस्ट एम्प्लॉयर के साथ जो काम किया था उसकी पे स्लिप्स वगैरह भी, और सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी उसकी प्रूफ मुझसे मांगी थी।
मुझसे ये भी पूछा गया था कि अब तक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने हमें शो की है उसमें कौन कौन से पैसे किस किस दिन कहाँ कहाँ से आए, उसके बारे में जितनी डिटेल्स दे सकते हैं दें। उसके अलावा इनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना बेबी, तो उसकी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट इन्होंने हमसे पूछी थी। फिर मेरे स्पाउस की इन्होंने अपडेटेड बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा था, उनकी फ़ोटोग्राफ मांगी थी, मेरी स्पाउस की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मांगी थी, और ये कहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर इनमें से कुछ भी इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है तो इसमें आपको प्रॉपरली ट्रांसलेट करवा कर इंग्लिश या फ्रेंच में भेजना पड़ेगा। 19 जुलाई 2018 को मेरा अपडेटेड बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा गया। नाजरीन, वो मेरा आखिरी लेटर था 2018 का। उसके बाद 2019 में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, 20 में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, 2021 में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई। सीधा हम आ गए 26 जनवरी 2022 की तरफ, और 26 जनवरी 2022 को मुझे ये लेटर रिसीव हुआ जिसमें मेरा अपडेटेड शेड्यूल ए फॉर्म मांगा गया, बैकग्राउंड डिक्लेरेशन का अपडेटेड फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म मांगा गया, ट्रैवल हिस्ट्री, पुलिस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की कॉपी मांगी गई, और हिना की भी शेड्यूल ए बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म, अपडेटेड फैमिली इंफॉर्मेशन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा गया। जब मैंने अपडेटेड फैमिली इंफॉर्मेशन उनको भेजी तो उनको पता चला कि अब मेरी 2 बेटियां पैदा हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने मुझे 25 अप्रैल 2022 को दोनों बेटियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए बोला, उनके पासपोर्ट्स बनवाकर उनकी कॉपीज भी अपलोड करने के लिए बोला, और दोनों बेटियों को अपने एप्लीकेशन में शामिल करने के $450 मांगे, यानी $225 पर बच्चा। नाज़रीन, IRCC आपको जब भी लेटर भेजेगा तो आपको 30 दिन का वक्त देगा आपकी कार्रवाई पूरी करने के लिए। जब मुझे मेरी बेटियों की प्रोसेसिंग फ़ी और उनके पासपोर्ट्स अपलोड करने के लिए कहा गया तो मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैं एंड में सिग्नेचर करना भूल गया था। इस वजह से उनको ऑनलाइन डिलीवर ही नहीं हुए थे, जबकि मैं समझ बैठा था कि डिलीवर हो चुके हैं। इसमें खैर मेरी गलती थी। तो मुझे बाद में जब 30 दिन का वक्त गुजर गया, उसके भी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये 27 जून 2022 को लेटर मौसूल हुआ जिसमें मुझे फाइनली 15 दिन और ग्रांट किए गए, और ये कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीट और बर्थ सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट्स अपनी दोनों बेटियों के अपलोड करें, नहीं तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने वो करवा दिए। तो उसके बाद 6 जुलाई 2022 को हम चारों को मेडिकल्स करवा लेने की इंस्ट्रक्शंस आई। फाइनली हमें पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई 16 अगस्त 2022 को। इसको गोल्डन ईमेल कहते हैं, और ये हमें पासपोर्ट्स की हार्ड कॉपी को सबमिट करने के लिए कहा गया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, ताकि परमानेंट रेजिडेंस वीज़ास के स्टैंपिंग की जा सके। और इस लेटर में हमें बताया गया कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अब हमसे पासपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं ताकि हमें कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस दी जा सके। उसी स्टैम्प्ड पासपोर्ट की बुनियाद पर जब हम कनाडा लैंड करेंगे तो फिर हमें वहाँ पर PR मिल जाएगी, यानी विद इन अ मंथ और सो हमारी PR प्रोसेस होकर कार्ड्स हमें कनाडा के दिए हुए एड्रेस पर रिसीव हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो देखकर आपको कनाडा की PR की प्रोसेस की ठीक ठाक समझ आ गई होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि वंस यू अप्लाई तो फिर आपको उसके बाद क्या क्या चीज़ें किस किस वक्त पर रेडी रखनी है, और साथ ही आपको खर्चों का भी अगर अंदाज़ा चाहिए तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और उस वीडियो को एंड स्क्रीन में भी शो कर दूंगा। वो वीडियो गौर से देखिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कनाडा की PR में मेरा क्या एक्सपेंस आया। तो कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।